हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह का कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पे आपको जो फ्री मटेरियल है उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारी जो एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा आपको कि जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना उनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सीटेट अगस्त 2023 के अंदर जब मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, ईवीएस का एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं था। तो आपको यहाँ पे बेस्ट और जो ऑथेंटिक मटेरियल है ना वही आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें ओरिजिनल आपके सीटेट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी सब्जेक्ट है ना उनके भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। तो यह लिपि आधारित है, हमसे पूछा गया है 10 बिंदुओं पर आधारित है, 8 बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है या फिर 4 बिंदुओं पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ताकि साथ के साथ जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी हमारी रिवाइज हो सके। तो देखते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। कहां से थे ये? फ्रांस से थे। और कब? 1824 में। आपको याद रखना है, ठीक है। 3 साल की एज में अपने पिता के औजारों से खेलते समय इनकी आंखों में नुकीली चीज लगने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्रेल लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 63 वर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रेल लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपसे अगर ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 63 वर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपके लिए बहुत ही जल्द, ठीक है, सीटेट 2024 या फिर सीटेट दिसंबर 2023 भी आप बोल सकते हैं, आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लेके आने वाला हूं जो आपका मिनिमम से मिनिमम प्राइस में होगा। और इससे बेस्ट मटेरियल, इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको देखिए डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, और साथ में उनकी पीपीटी भी मिलेगी। जो क्लासेस होंगी ना उनकी पीपीटी भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा लिखना न पड़े। आपको मैं 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए ना सभी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर। जितने भी मॉक टेस्ट होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट, इनके टेस्ट के फॉर्मेट में भी मैं इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। और आप यकीन मानिए आप सिर्फ सीटेट को पास नहीं, आप 120+ मार्क्स के साथ आराम से सीटेट को क्रैक करेंगे। और सिर्फ सीटेट नहीं, मैं इतनी बेसिक से कराऊंगा। जैसे मैथ है, अगर मैथमेटिक्स किसी का 0 है ना तो मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, 0 से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और जिसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा ताकि आगे आप जब टीचिंग एग्जाम देना उनमें भी आपकी हेल्प हो। तो सिर्फ सीटेट नहीं, आगे के एग्जाम के लिए भी आप इस कोर्स में तैयार हो जाएंगे और एकदम मिनिमम प्राइस में होगा। जल्द ही मैं अनाउंस करने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? देखिए आप, कबूतर है, तोता है, उल्लू है या फिर मैना है। पहले आप एक्सप्लेनेशन को देखिए।
कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है? कौन सा है? आपका मैना है। और कौन सा पक्षी है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? वो आपका उल्लू है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा आप कि कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? मैना है। और आपका सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों। और कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? वो आपका उल्लू है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी तो कौन है? आपकी मैना है। इनके आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर डी। और अगर आपसे पूछा जाए गर्दन पीछे तक घुमा सकने वाला तो आप क्या बताएंगे? उल्लू है। अब बात करते हैं पक्षियों के पंख के बारे में कि अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में भी सहायता करते हैं। और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं और इसे बोला जाता है मोल्टिंग। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, जिसे बोलते हैं झाड़ना, हिंदी में जिसे झाड़ना बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है मोल्टिंग। और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लासेस में करवा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, देखिए आ गया ना क्वेश्चन आपका। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखिए आप, कबूतर, तोता, उल्लू या फिर मैना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उल्लू हो जाएगा, क्योंकि झटके से आगे पीछे करने वाला कौन थी? आपकी मैना थी। लेकिन पीछे तक घुमा सकने वाला कौन है? आपका उल्लू है। और एक क्वेश्चन उल्लू से ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी जो आंखें हैं ना वो मनुष्यों की तरह सामने की ओर होती हैं, सामने की ओर, यानी कि एकदम सामने आंखें होंगी। ये नाक हो गया तो इसकी दोनों तरफ सामने, जैसे हमारी होती है ना मनुष्य की, इसी तरह से वो कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य के सामने या मनुष्य की भांति सामने की तरफ होती हैं? कौन सा है? आपका उल्लू है। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेनेशन, देखिए मेरा जो कराने का तरीका है ना वो ये है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, मैं आपको थ्योरी खुद से याद करवाऊंगा। आप इस चीज को समझिए, दोनों चीजों में फर्क है। मैं सिर्फ और सिर्फ चीजों को एमसीक्यू को करवाऊंगा नहीं, मैं थ्योरी को रिवाइज कराऊंगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, जैसे अब देखिए यहाँ पे अपनी गर्दन घुमा सकने वाला क्वेश्चन आया, मैंने फिर से थ्योरी को रिवाइज करवा दिया। इससे पहले हमने क्या किया था? कौन सा पक्षी है जो झटके से आगे पीछे, मैंने वहां पे भी थ्योरी को रिवाइज करवाया था। तो जब भी किसी थ्योरी से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आएगा ना, उस थ्योरी को मैं उतनी बार ही रिवाइज करवाऊंगा। तो जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम आते आते मैं ही आपको कम से कम 5 से 7 बार थ्योरी को रिवाइज करवा चुका हूंगा। तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब चीजें आपके माइंड में सेट हो गई, क्योंकि मैं वो खुद कराऊंगा आपसे। तो इस चीज को समझिए आप। तो देखिए कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? मैना करती है। और कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? वो आपका है उल्लू। और इन चीजों का बेनिफिट जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं और इसे क्या बोला जाता है? मोल्टिंग। ये चीज मैं बता चुका हूं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं झाड़ना और इंग्लिश में बोलते हैं मोल्टिंग। याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर सेट के अंदर ये क्वेश्चन लगभग मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए आप, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। आगे देखते हैं भाई, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो आप पहले तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को देखिए ताकि आप खुद से आंसर को दे पाएं। देखिए आप, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा लेता है, तो सीधा और सिंपल सा हो गया। ये वाला तो आपका सही हो गया ना, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये तो आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है भाई। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही होते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की क्या होती है? नेता होती है। तो ये भी आपको मिल गया कि हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी क्या होती है? आपकी नेता होती है। तो सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन आगे देखते हैं, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। अब यहां पे देखिए आप, कितने? 10 से 12 बताया, लेकिन यहां पे कितने बता दिए इन्होंने? 20 से 25। तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं, हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? देखिए आप, 4 से 5 आयु के वर्ष तक।
तो ये भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी और डी, यानी कि आंसर नंबर सी। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन को दिखाते हुए एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा। उस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, याद रखिएगा, और उससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तैयारी मैं खुद करवाऊंगा, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में ऐसा राज्य जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से 3 से 3.5 मीटर, और मैंने बताया था 10 से 12 फुट भी लिखा आ सकता है, 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का, यह मेन इंपॉर्टेंट है, बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह राज्य कौन सा है? देखिए आप, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या फिर असम है। और पहले भी करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को। ये सभी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कहीं ना कहीं आपके यही रिपीट होते हैं बार बार, याद रखिएगा आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, यानी कि असम। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। कौन से हैं वो? असम के घर। और करेक्टर का नाम क्या है आपका? भूपेन। क्या नाम है? भूपेन। आगे देखिए, हमारे यहाँ बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के, अब यहाँ पे देखिए बांस के खंभे थे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया पत्थर और लकड़ी के बने हैं, और पहाड़ी इलाका भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मनाली, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और आपका जो करेक्टर है, जो बताने वाला है, वो कौन है? आपकी चमेली है। और एक करेक्टर और था आपका, कांसीराम। कहां से थे? राजस्थान से थे। और वहां पे क्या था? वहां पे बहुत ही गर्मी होती है। ये वाली बात भी मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर उत्तराखंड में? सीधा और सिंपल सा आंसर है, कहां पे है? आपके उत्तराखंड के अंदर। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और पुराना जब, यानी कि ये 1936 के अंदर बना था, और तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क कर दिया गया था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। मैंने आपको बताया ना, आपके जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है, उसके अंदर एक वाटर चैप्टर दिया गया है, जल चैप्टर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके सीटेट के अंदर। और ये एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ना पढ़ने की वजह से या सही तरीके से ना पढ़ने की वजह से हम इन चीज़ों को गलत करके आ जाते हैं। और कभी फिर हम 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं खुद से आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करवा दूंगा कि आपके माइंड में हर चीज़ सेट हो जाएगी। आपका जो दिमाग है वो खुद मजबूर हो जाएगा चीज़ों को सेट करने के लिए, याद रखिएगा आप। देखिए, भिन्न चुनना है हमें। तो अगर हम बात करें कछुए की, तो कछुआ कहाँ पे रहता है? आपका जल में रहता है, यानी कि जल से रिलेटेड है ये तो सही है भाई। मछली की बात करें, ये भी कहाँ पे है? जल में है। घड़ियाल की बात करें, ये भी कहाँ पे है? आपका जल में है। लेकिन कौवा जो है उसका रिलेशन जल के साथ नहीं है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, कौवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है, और ये सभी आपके ओरिजिनल PYQ हैं, तो एक्चुअल में ये पूछे जा रहे हैं, और यही आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देखिए ऑप्शंस को। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप पहले देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम आपके सामने। मधुमक्खी पालन, अनीता के इलाके में बहुत ज्यादा लीची के पेड़ हैं, यानी बिहार के बेचाहा क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है, लीची के पेड़ कहां पे जाता है? बिहार के बोचाहा क्षेत्र के अंदर लीची के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे लीची के पेड़ों की क्या है? अधिकता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए लोग यहाँ मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। और आगे जो मैं बता रहा हूं 3 चीजें, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और आपकी आगे भी पूछी जाएंगी कि लीची के फूल कब खिलते हैं? आपके फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और इसलिए यही जो समय है ना, वो आपका मधुमक्खी पालन का भी है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर का समय ही आपकी मधुमक्खियों को पालने का समय है, और यही मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है।
ये भी आप याद रखिएगा। और लीची के फूल खिलते कब हैं? आपके फरवरी के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। और कहाँ पे? बिहार के बोचाहा क्षेत्र में आपके सबसे ज्यादा लीची के फूल पाए जाते हैं। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस्ट तरीके से चीजों को करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी मैप के क्वेश्चंस करें ना, तो सबसे पहले तो आपको मैप के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देन उसके बाद ठीक है, मैप के बारे में आपको पता होगा। मैप के बारे में पता होने के बाद भी काफी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर देखिए सापेक्ष, जो के सापेक्ष वाली बात है ना, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी जो डायरेक्शन है ना वो बेस करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोल रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहां पे है पश्चिम बंगाल, तो यहां पे कहीं ना कहीं राजधानी होगी आपकी कोलकाता। ठीक है, और चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचनी है। अब चंडीगढ़ कहां पे है? अब देखिए ये आपकी दिल्ली है, यहां पे आपका चंडीगढ़ होगा हरियाणा के अंदर, हरियाणा और आपके पंजाब के बॉर्डर पे। ठीक है, अब देखिए यहां से आपने सरल रेखा खींच दी, हो गई। अब बोला है कोलकाता के सापेक्ष, तो मैं हमेशा बोलता हूं जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन को बना लीजिए। तो आपने यहां पे ये डायरेक्शन बना दी, तो ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, इधर क्या है आपका उत्तर, और इधर क्या है आपका दक्षिण, हो गया ना। अब पूछा है कि कोलकाता की राजधानी या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा कौन सी है? तो बताइए आप। ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आंसर नंबर डी। तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, जिसे बोलते हैं शाहबलूत वृक्ष, में नहीं पाया जाता? तो आप ये नया नाम भी याद रखना कि जो आपका रेगिस्तानी ओक है ना, उसी को बोलते हैं शाहबलूत वृक्ष। क्या बोलते हैं? शाहबलूत वृक्ष। और यहाँ पे रेगिस्तान नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजस्थान से हो गया, क्योंकि राजस्थान में रेत मिलती है, ये कहीं का भी हो सकता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, और इसका दूसरा नाम है शाहबलूत वृक्ष। हो सकता है आगे आपको रेगिस्तानी ओक ना देके शाहबलूत वृक्ष दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पूछा है नहीं पाया जाता है, पूछा है, तो देखिए आप, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना एकदम सही है, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना एकदम सही है, पत्तियां बहुत कम होना ये भी एकदम सही है, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अब एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। रेगिस्तानी ओक कहां पे पाया जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, हम देख चुके हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई पर होती हैं, ये भी आपका सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। ठीक है, जब कभी पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये आपका गलत था कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पत्तियां हैं ना वो तो आपकी बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो मैप के आपके ये मान के चलिए सीटेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आपकी बार जो अगस्त में हुआ था उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे, उससे पहले भी आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आप ये मानिए एक तो 100% पूछना है ही है, इसके अलावा आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती। अब मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम बेस्ट तरीके से बताऊंगा, आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपका? राजस्थान है। यहाँ पे ये क्या है आपका? गुजरात है, मैंने जी से लिख दिया। ये क्या है आपका? एमपी है। ये क्या है आपका? महाराष्ट्र है। ये यहाँ पे क्या है आपका? कर्नाटक है ना। ये यहाँ पे क्या है आपका? गोवा है। ये यहाँ क्या है? केरल है, कैसे लिख दिया मैंने। ये तमिलनाडु है, TN। यहाँ पे ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पे क्या है? ये तेलंगाना है। यहाँ पे क्या है? ये इधर देखिए ये उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है आपका? पश्चिम बंगाल हो गया। ये क्या है? यूपी है। ये क्या है आपका? बिहार है। तो इस तरीके से सारी चीजें मैं आपको 100% रेडी करवा दूंगा, याद रखिए। अब हमसे पूछा था कि तमिलनाडु के निकटवर्ती बताइए, तमिलनाडु कहां पे है? ये आपका तमिलनाडु। अब इसके निकटवर्ती देखिए आप, इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? केरल के साथ है, तो एक तो आपका केरल हो गया इसके निकटवर्ती।
अगर उसके बाद बात करें तो ये सीमा किसकी है, आपके कर्नाटक की, तो कर्नाटक भी हो गया साथ में। और अगर आप इसको देखें, ये कौन सी सीमा है, आपके आंध्र प्रदेश की, तो आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया। देख लीजिए आंसर कहां पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की वजह से गलत हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक मिल गया आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल, तो किसकी वजह से, ओडिशा की वजह से गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकदम जस्ट जड़ में है, आपका तमिलनाडु था साथ में, है ना। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की वजह से ये भी आपका गलत हो गया, गुजरात की वजह से गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये आपका तमिलनाडु हो गया, साइड में आपका ये केरल हो गया, और यहीं पे क्या हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। इस तरीके से हम बेस्ट चीजों को करते रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि जब सीटेट अनाउंस होगा तब हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अरे सर, जब सीटेट आए ना तब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप हमेशा आगे रहिए। और अभी सिर्फ और सिर्फ सीटेट नहीं, आपको आगे भी तो एग्जाम देने हैं ना। सीटेट तो जस्ट एक पात्रता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग एग्जाम्स को फिल करने के लिए। जो असली लड़ाई है वो तो आपकी बाद में है। तो मैं आपको इस कोर्स में इतने बेसिक से चीजें कराऊंगा कि जो आगे जब आप टीचिंग एग्जाम्स देंगे ना, उनमें भी ये हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।